अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आप सब लोगों को अपना अपना शिफ्ट पता होगा कि कब आपका शिफ्ट होने वाला है और कहां पे आपका शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि आप सब लोगों के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आउट हो चुके हैं। सब लोगों ने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे, सब लोगों ने अपना शिफ्ट देख लिया होगा। तो किसका शिफ्ट कहां पे होने वाला है, कब होने वाला है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना शिफ्ट मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बताता चलूं कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 36 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो 36 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो प्रश्न हम करने वाले हैं, इसमें से कम आपको 30 सही करने हैं। तो देखते हैं कि कितने लोग यहां पे अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे और 30 आउट ऑफ 36 दे पाएंगे। तो सभी लोग अपना स्कोर जो है नोट करते जाना, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। तो ज्यादा टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, When did टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट इन इंडिया। तो आपको बताना जो टाइगर प्रोजेक्ट है इंडिया में इसे कब स्टार्ट किया गया, 1953, 1983, 1991 या 1973। तो यहां पे अगर मैं टाइगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो इंडिया में इसे कब स्टार्ट किया गया, 1973 में स्टार्ट किया गया। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सी वेसल है जिसका काम क्या है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, सप्लाई करती है हार्ट से कहां पे, अदर पार्ट्स जो बॉडी है उसमें सप्लाई करती है। यानी कि इसमें से वो कौन सी वेसल है जिसका काम ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे अदर बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना, ये किस वेसल का काम है। तो यहां पे वेन है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है या नन ऑफ दीज है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, दैट मीन आर्टरीज का काम क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, कैरी करती है हार्ट से कहां, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए बताइए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, चार्ज पूछा गया है, ठीक है ना, सॉरी चार्ज पूछा गया है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है। दैट मीन दो टाइप के ही चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, 2 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि एक तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, चौथे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इन विच स्टेट इज राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड। तो चलिए राजाजी बताइए, राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है, इसकी लोकेशन कहां पे, किस स्टेट में जो है राजाजी नेशनल पार्क की लोकेशन है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, दैट मीन उत्तराखंड हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन कहां पे, उत्तराखंड में है। डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। तो चलिए बताइए आसाम में इनमें से वो कौन सी नेशनल पार्क है जिसकी लोकेशन कहां पे, आसाम में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आता रहता है। जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उनमें लगभग ये क्वेश्चन हर बार आता रहता है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन कहां पे, इसकी लोकेशन आसाम में है। और आपको यह भी याद रख लेना जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किसके लिए फेमस है, वन हॉर्नड राइनो के लिए फेमस है, या एक सिंह गेंडे के लिए आप कह सकते हो, उसके लिए फेमस है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42 अमेंडमेंट एक्ट। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रेम्बल में चेंजेस लाई गई, तो इसमें कौन सा वर्ड ऐड किया गया, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी या ऑल ऑफ दीज।
तो देखिए यहाँ पे जब हमने पॉलिटी का क्लास पिछली बार लिया था उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से टर्म्स वगैरह समझा के रखी थी, तो यहाँ पे दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाए थे और जो टर्म्स जो है अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 42 अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसके तहत जो प्रेम्बल में वर्ड्स ऐड किए गए थे वो कौन सा था? एक तो सोशलिस्ट भी था, सेक्युलर भी था, इंटीग्रिटी भी था। दैट मीन ऑल ऑफ दीज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, यानी कि ये तीनों के तीनों वर्ड जो है प्रेम्बल में ऐड किए गए थे एज पर 42 अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी। तो चलिए बताइए, स्टेट इमरजेंसी जो कि डिक्लेयर की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन किस आर्टिकल के तहत इससे ये पावर दिया गया है कि ये जो है स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है? कौन? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 352, 378, 345 या 356। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को ये पावर दिए गए हैं कि वो जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ये आपको याद रखना है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको जहन में अच्छी तरह से रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, हमारे 8वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, सॉरी ये क्रोमोसोम्स नहीं है, हाउ मेनी कलर्स हैं। आपको बताना है कितने कलर्स जो है रेनबो में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। रेनबो में कितने कलर्स देखने को मिलते हैं? 7 कलर है ना, विबगयोर। तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये तो इजी क्वेश्चन आप सब लोगों को पता होगा, यानी कि जो रेनबो में कलर्स पाए जाते हैं वो 7 होते हैं, विबगयोर। और जो बीच वाला होता है वो होता है ग्रीन। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो 7 कलर सनलाइट में पाए जाते हैं या आप कह सकते हो कि रेनबो में पाए जाते हैं, उनमें से जो बीच वाला कलर है वो कौन सा है? वो है रेनबो। और ब्लैक कलर जो है इसमें नहीं होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, माउस इज एसोसिएटेड विथ। तो चलिए बताइए, माउस चूहे का संबंध किसके साथ है? बिल के साथ है ना। वो वाला माउस नहीं है ये कह रहा है कि जो माउस होता है ना, ये वाला माउस जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ठीक है ना, ये वाला माउस, ये भी चूहे जैसा ही है, लेकिन ये वो वाला माउस नहीं है जो बिल में होता है। तो आपको बताना है इसका संबंध किसके साथ है। तो देखिए इस वक्त मैं आपको आपकी क्लास यहाँ पे ले रहा हूं, तो ये सिस्टम से है, ठीक है ना, यानी कि इसका संबंध किसके साथ हो सकता है? टेलीविजन के साथ तो नहीं है, रेडियो के साथ भी नहीं है, वॉशिंग मशीन के साथ भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर किसके साथ है? कंप्यूटर के साथ ही है, क्योंकि इसका काम इसी के साथ है। तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। और अगर वो वाला चूहा होता तो उसका संबंध किसके साथ था? उसका संबंध बिल के साथ था, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। 10वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। HIV इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो चलिए बताइए HIV का संबंध इनमें से किस डिजीज के साथ है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक वायरस है HIV, दैट मीन ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो वायरस है, ठीक है ना, इससे मतलब ये किस एड्स जो है इसी से होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का जो काज है वो HIV होता है। और HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये भी आपको जहन में रख लेना है। और इससे क्या होता है? इससे एड्स होता है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। एड्स की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई और HIV की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 11वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मैक्सिमम इन। तो चलिए बताइए किस में मैक्सिमम देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मेटल। तो चलिए बताइए मैग्नेटिक मेटल इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है? इनमें से मैग्नेटिक मेटल कौन सा है? आयरन, कॉपर, ऑल या अल्युमिनियम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आयरन की, तो इसे जो है मैग्नेटिक मेटल कंसीडर किया जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए बताइए ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आपसे पूछा गया है टोटल क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा गया है।
तो यहां पे हमारा डी पार्ट दैट मीन 46 हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पेयर्स में पूछा जाए, याद रख लेना कभी कभार पेयर्स में भी पूछा जाता है, जब भी आपसे पेयर्स में पूछा जाए तो 23 आपको याद रख लेना, लेकिन अगर आपसे टोटल क्रोमोसोम्स पूछे जाए वो 46 होते हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो चलिए बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई है? यहां पे देखिए थॉमस एडिसन, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। थॉमस एडिसन के द्वारा क्या की गई है? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई है। थॉमस एडिसन के नाम पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे 1-2 मिनट आपके लेना चाहूंगा, मैं वो स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार कुछ सुनना चाहिए, बीच बीच में ऐसी बातें सुननी चाहिए। थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट थे, लेकिन बचपन में आपको पता है जो थॉमस एडिसन थे ना, इसका जो दिमागी तवाजुन था वो ठीक नहीं था। यानी कि ये जब स्कूल जाया करता था तो स्कूल में ये पढ़ने में अच्छा नहीं था। जब वहां पे ये जाता था तो यहाँ पे कुछ अजीब हरकतें करता था, क्योंकि इसका जो दिमागी तवाजुन था वो ठीक नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, जब इसके जो टीचर्स है वो भी तंग आने लगे, क्योंकि पढ़ता तो ये कुछ नहीं था, कुछ भी इसको पता नहीं था, कुछ भी। तो इसके जो टीचर्स थे उन्होंने क्या किया, इसकी माँ को जो है स्कूल में बुलाया और कहा कि आप इस तरह से हमारे पास आ जाओ, आप हमें आपसे कुछ कहना है। तो जब उन्होंने उसको बुलाया, जब इसकी माँ वहां पे गई, थॉमस एडिसन की माँ वहां पे गई, तो टीचर्स ने उसके माँ के हाथ में एक पर्ची दे दी। और जब उसने वो पर्ची पढ़ी तो उसने वो पर्ची देखी और उसके आंखों से आंसू निकल आए, और अपने बेटे को उठा ले, यानी कि थॉमस एडिसन को उठा ले और अपने घर ले गया। लेकिन जो थॉमस एडिसन था, इसके ये सोचने लगा आखिर मेरी माँ ने क्यों रोया। तो थॉमस एडिसन ने घर जाके अपनी माँ को बताया कि आपने ये चिट्ठी पढ़ के क्यों रोया, इसमें क्या लिखा था। तो माँ ने कहा कि मैंने इसीलिए रोया क्योंकि आपके टीचर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको जो पढ़ाने की ज़रूरत है इसको ऑलरेडी वो पता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और सबसे ज़्यादा समझदार है, हम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इसको घर में ही रख लो। लेकिन टीचर्स ने वाकई में ये नहीं कहा था। टीचर्स ने ये कहा था कि जो थॉमस एडिसन है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इससे पढ़ने में भी ठीक नहीं है, तो बेहतर है इसको घर में रखो, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे कुछ अनाप शनाप कर दे, तो बेहतर इसको घर में रखो, घर में बैठाओ और उसकी सहायता करो और उसकी देखभाल करो। लेकिन माँ ने अपने बेटे को ये नहीं बताया, थॉमस एडिसन को ये नहीं बताया, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि जो मेरा बेटा है थॉमस एडिसन है, इसको क्या हो, इसकी जो एबिलिटी है, या ये ना समझे कि मैं पागल हूं, इस तरह से हूं, वो हूं, ये हूं। तो इसने अपनी माँ ने, यानी कि थॉमस एडिसन की माँ ने इस पर मेहनत की, घर में उसको खुद समझाया अच्छी तरह से, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और आगे जाके यही बंदा क्या बना, साइंटिस्ट बना। इसी ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की। तो ये किस तरह से पॉसिबल हो पाया, यहाँ पे सभी टीचर सब कुछ फेल हो गए, लेकिन माँ की जो क्षमता है, माँ का जो प्यार है, और सबसे पहला टीचर और सबसे अनोखा टीचर वो होता है माँ, ठीक है ना। इसीलिए माँ ने हार नहीं हारी, मतलब हिम्मत नहीं हारी, माँ ने हार नहीं मानी। अगर माँ ने भी हार मान ली होती तो इस वक्त थॉमस एडिसन इस तरह से हम नहीं पढ़ पाते, ये एक साइंटिस्ट नहीं होता। तो आप जान गए होंगे कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, और थॉमस एडिसन यहाँ पे जो इस तरह का साइंटिस्ट बना, तो इसके पीछे की वजह क्या है, किसका हाथ है, इसकी माँ का हाथ है। आई होप कि स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। तो कभी भी आप अपने आप को जो है कमज़ोर ना समझो, ऑलवेज अपने आप को अच्छा समझो, क्योंकि हर एक इंसान में अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी सलाहियत होती है, तो अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सीधी सी बात है, कोई अच्छा होता है, कोई ज़्यादा पढ़ाकू होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सभी ठीक है, सभी ठीक है, कोई भी वीक नहीं होता है, अपनी अपनी जगह पे सभी ठीक होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट यूनिट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो आपसे जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट पूछा गया है, तो इसका यूनिट क्या है। इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, तो वो है लाइट ईयर, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, यानी कि 15वें नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट लाइट ईयर इसका राइट आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, 16वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इन विच स्टेट
दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो चलिए बताइए दुधवा नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पे है? यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना या आसाम? तो अगर मैं बात करूं दुधवा नेशनल पार्क की, इसकी लोकेशन कहां पे है? यूपी में है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, हमारे 17वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? आपसे पूछा गया है वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है इनमें से। यहां पे वर्ल्ड बेस की बात हो रही है। तो डीपेस्ट लेक की अगर मैं बात करूं, बेकाल लेक, कैप्सिकन सी, वैन लेक या विक्टोरिया लेक? तो यहां पे अगर मैं डीपेस्ट लेक की बात करूं, वर्ल्ड बेस पे जो बात हो रही है, तो एज पर ऑप्शन यहां पे बेकाल लेक, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच कॉन्टिनेंट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो चलिए बताइए, वर्ल्ड बेस पे बात हो रही है दोबारा से, तो कौन सा यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो लॉन्गेस्ट लेक है वो किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड बेस पे है, ठीक है ना? तो वो किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 19वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, वेयर इज द फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? तो चलिए बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन कहां पे है? ये भी जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे? कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तराखंड या गुजरात? तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट मीन उत्तराखंड हमारा राइट आंसर होगा। और अगर मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करूं, तो ये जो है पहली नेशनल पार्क है, ठीक है ना? और इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, 20वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? तो आपसे क्या पूछा गया है? गिर नेशनल पार्क की लोकेशन आपसे पूछी गई है। कहां पे है इसकी लोकेशन? उत्तराखंड, कर्नाटका, यूपी या गुजरात? तो यहां पे अगर मैं गुजरात की बात करूं, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 21वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच नेशनल पार्क या सेंचुरी आप कह सकते हो, सिचुएटेड इन झारखंड? तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी नेशनल पार्क है जिसकी लोकेशन कहां पे है? झारखंड में है। यहाँ पे अगर मैं झारखंड की यहाँ पे बात करूं, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग नेशनल सेंचुरी, ऑल ऑफ दीज या पलोमा सेंचुरी? तो 21वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, सारे के सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है ना? अगर मैं पलोमा सेंचुरी की बात करूं तो इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है? झारखंड में है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है? झारखंड में है। और अगर मैं हजारीबाग सेंचुरी की बात करूं, इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है? झारखंड में है। तो दैट मीन ऑल ऑफ दीज, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 21वें नंबर प्रश्न की अगर 22वें नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जहां पे नेशनल पार्क सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, एवरेज में जो है मैक्सिमम में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी या एमपी? कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत गला सूख रहा है। तो अगर मैं 22वें नंबर प्रश्न की बात करूं, यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी पार्ट एमपी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। एमपी सर वही वाला एमपी है, ठीक है ना? सुना है ना? नाम क्या है आपका? एमपी। रहते कहाँ हो? एमपी। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, दम्पा सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चलिए बताइए दम्पा सेंचुरी इसकी लोकेशन कहां पे है? मिजोरम, तमिलनाडु, मणिपुर या मेघालय? तो दम्पा सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है? मिजोरम में है। दैट मीन ए में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज हुसैन सागर लेक लोकेटेड? तो चलिए बताइए, आपसे हुसैन सागर लेक की लोकेशन पूछी गई है। कहां पे है इसकी लोकेशन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो अगर मैं हुसैन सागर लेक की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है? हुसैन सागर लेक की लोकेशन तेलंगाना में है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देखिए 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? इन विच स्टेट इज द चोलामू लेक
या सोलम्बू, ठीक है ना, लेक, यहाँ पे जो है कुछ ऐसा ही नाम है, तो यहाँ पे इसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जो चोलामू लेक है इसे और किस नाम से जाना जाता है, सोलामू लेक, ठीक है ना, सोलामू लेक या चोलामू लेक आप कह लो, दोनों ही एक बात है। तो ये जो लेक है इसकी लोकेशन कहाँ पे ये आपको बताना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा या सिक्किम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिक्किम की, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, सिक्किम में इसकी लोकेशन है, तो डी पार्ट आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, वेयर इज पोंगल लेक लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको बताना जो पोंगल लेक है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम। तो पोंगल लेक की अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लद्दाख में है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए अगर बिफोर आर्टिकल ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर इसमें हम मार्क कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो है लद्दाख अब अलग यूटी बन गई है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है जो पर्टिकुलर इसका आंसर आएगा वो आएगा लद्दाख, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, वेयर इज दमदमा, ठीक है ना, दमदमा लेक लोकेटेड। तो चलिए बताइए दमदमा लेक की लोकेशन कहां पे है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा या सिक्किम। तो अगर मैं दमदमा लेक की बात करूं इसकी लोकेशन कहां पे, हरियाणा में है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक। तो यहां पे आपसे पूछा गया है वर्ल्ड बेस पे जो है लार्जेस्ट लेक कौन सा है इनमें से, बैकाल लेक, कैप्सिकन सी, वैन लेक या विक्टोरिया लेक। तो वर्ल्ड बेस की बात हो रही है, वर्ल्ड बेस पे आपको बताना है जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सा है, वो है कैप्सिकन सी, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द एरल सी लेक लोकेटेड। तो आपको बताना जो एरल सी लेक है इसकी लोकेशन कहां पे है, किस कंट्री में ये सिचुएटेड है, कजाकिस्तान, यहाँ पे चलिए ए पार्टी हमारा आएगा, कजाकिस्तान ए पार्टी है तो ए पार्टी हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि जो एरल सी लेक है इसकी लोकेशन कहां पे है, कजाकिस्तान में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, इन विच कंट्री इज 5 फ्लावर लेक लोकेटेड। तो आपको बताना जो 5 फ्लावर लेक है इसकी लोकेशन किस कंट्री में है, ईरान, इराक, चाइना या उज्बेकिस्तान। तो अगर मैं 5 फ्लावर लेक की बात करूं इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, ये जो 5 फ्लावर लेक है इसकी लोकेशन कहां पे है, चाइना में है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट मीन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं, ये आपको बताना है, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद या बदरुद्दीन ताइब जी या हकीम अमजद खान। तो यहां पे अगर मैं बात करूं द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की, जो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुका है, वो कौन है, वो यहां पे अगर मैं बात करूं वो है बदरुद्दीन ताइब जी। तो यहाँ पे जो है सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको जहन में बिठा देना है, ठीक है ना, बदरुद्दीन ताइब जी ये जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रह चुके। हेलो लर्नर्स, धुरीना आपकी जीत की तैयारी को और भी सफल बनाने के लिए लेकर आया है बहुत ही कम प्राइस में JKP स्मार्ट सर के साथ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेगी JNK पुलिस, इंडियन आर्मी, अग्निवीर नर्सिंग, SSC GD कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज। इन टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले ऐप स्टोर से धुरीना ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐप की होम स्क्रीन आ जाएगी। होम स्क्रीन पर आपको सामने बहुत सारे बैनर दिखाई देंगे। बैनर के नीचे आपको डिफरेंट स्टेट्स के आइकन दिखाई देंगे। आपको इन आइकन को स्लाइड करना है और जम्मू एंड कश्मीर के आइकन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप आइकन को सिलेक्ट करेंगे आपको JKP स्मार्ट सर की बहुत सारी टेस्ट सीरीज दिखाई देगी।
आप अपनी पसंदीदा टेस्ट सीरीज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पसंदीदा टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर बाय नाउ के ऑप्शन पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। फिर आपको बहुत सारे पेमेंट मेथड्स दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे पेटीएम को चूज़ किया है। आप पेटीएम चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई किसी भी पेमेंट मेथड का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, योर पेमेंट टू धुरीना हैज़ बिन सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर आपको बैक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बैक पर क्लिक करेंगे, आप वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपर लेफ्ट में एक ड्रॉअर का आइकन दिखेगा। आप ड्रॉअर के आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आपको माई कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड जो आपने परचेज किया है सारे पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस सब मिल जाएंगी और यहाँ से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जीत की तैयारी विश्वास के साथ, धुरीना के साथ। है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, बदरुद्दीन तायब जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, हु सेड हेवी इंडस्ट्री इज ए सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है। एक टाइप का नारा आप कह सकते हो, स्लोगन कह सकते हो, हेवी इंडस्ट्री इज ए सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट, किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कहा गया है, ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं, आपको यहां पे क्या बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर फाउंडेड आर्या समाज। तो आपको बताना है जो आर्या समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा डाली गई है। तो अगर मैं आर्य समाज की बात करूं, इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा डाली गई है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं, हु इज ऑफ्टन कॉल्ड एज हिंदू ल्यूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो किसे कंसिडर किया जाता है या इसे किसे नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदू ल्यूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के नाम से किसे कंसिडर किया जाता है। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र, राधिके देव या केशवा चंद्र सेन। तो यहाँ पे अगर मैं 35वें नंबर प्रश्न की बात करूं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी पार्ट होगा। दैट मीन ईश्वर चंद्र। यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा बहुत इश्यू आता रहता है। तो यहाँ पे हम किस क्वेश्चन पे पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंचे थे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो हिंदू ल्यूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है किसे कंसिडर किया जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है हिंदू ल्यूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रख लेना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म किसे कंसिडर किया जाता है या किसको कहते हैं, ठीक है ना, किसका निकनेम है जो कि मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म है, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है दयानंद सरस्वती। ए पार्ट उस समय मतलब उस समय आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म अगर आपसे पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती, लेकिन अगर आपसे हिंदू लूथर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया पूछा जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 36 और हमारा आखिरी प्रश्न है, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। तो आपको बताना जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो कितने देर तक जो है जहाँ मतलब उनका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम टेनर जो होता है वो कितने साल तक होता है। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लें, जो लोकसभा है इसे और किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा। एल स्टैंड्स फॉर लोक एंड एल स्टैंड्स फॉर लोअर। लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनका जो इनके जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो टेनर होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स तक होता है। दैट मीन बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करें। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बहुत सारे क्लास ऑलरेडी करवा चुके हैं, ढेर सारे क्लास जो है ऑलरेडी मैंने करवाए हैं।
अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लेना, एक बार जरूर चेक कर लेना। एग्जाम से पहले पहले पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। जितने भी लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा, अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस वहां पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ओरिजिनल पेपर्स ढेर सारे मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी ट्रेड के क्यों ना हो, टेक्निकल, क्लर्क, जीडी, ट्रेड्स में, नर्सिंग, जिस भी ट्रेड के आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, जो है वहां पे जरूर विजिट कर लेना। तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इसे देखना ना भूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार जरूर क्लिक करके पूरा वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।